हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार बोधि इंस्टीट्यूट पर। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं आज फ्रांस की क्रांति को। पिछला लेक्चर जो कंप्लीट किया है, अमेरिका की क्रांति कर लिया है। तो देखो यार, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना और आगे सब्जेक्ट्स भी करेंगे। जैसे नया साल आएगा ना, तो वहां से हम लोग थोड़ा सा इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है, उसको चिंता नहीं करनी बिल्कुल। अभी यार ये दिल्ली का जो प्रदूषण है, ये गले को भी ठीक नहीं होने दे रहा है। ठीक है, थोड़ा ठीक कर रहे हैं, प्रयास है। जैसे ही ठीक हो जाता है पूरी तरीके से इंटेंसिटी बढ़ा दी जाएगी और 2 से 3 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक, उसका तनाव नहीं लेना है। सारी चीजें तैयार की जा रही हैं पैरेलल में, ये ध्यान में रखना है। और ये जो तांत्रिक गैंग है, ये एक्टिव हो जाती है बिल्कुल। एक दिन अगर लेट हो जाओ किसी तरीके से, तो फिर ये बहुत बुरी तरीके से एक्टिव होती है। तो शुरू करते हैं। देखो भाई, फ्रांस की क्रांति समझते हैं। फ्रांस की क्रांति बहुत ही कहानी की तरह एकदम इसको वैसे ही समझेंगे जैसे अमेरिका की क्रांति को समझा। पहले एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं कि इसको हम किस स्ट्रक्चर के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हमने देखे थे, तो वहां हम यह भी देख रहे थे कि कैसे यहाँ पर एक ही टॉपिक से 2024 में, अगर 2024 देखा होगा पेपर, प्रश्न पत्र देखा है 2024 वाला, उसको उठाकर देखना, एक ही टॉपिक से। और वो टॉपिक कौन सा था? यही फ्रांस की क्रांति। दो दो प्रश्न आए हुए हैं 24 के मेंस में। ठीक है, अब जो नहीं पढ़ के गया होगा, हवा टाइट हो गई होगी वहां पे। लेकिन इसको पढ़ने के दौरान भी एक कहानी क्लियर होनी चाहिए, फ्रेमवर्क क्लियर होना चाहिए। वो पूरा स्ट्रक्चर अगर बना हुआ है, तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन की भाषा कुछ भी उठाकर पूछ लेगा। आप लिखने के कम से कम इतना सहज हो जाओगे कि आप लिखने के दौरान आपके पास पर्याप्त पॉइंट रहेंगे। ठीक, तो शुरू करें। शुरू करने से पहले जानेंगे कि कैसे इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो वही हमारा पढ़ने का तरीका वही रहेगा। ठीक है, कारण समझेंगे कि भैया क्रांति इस जगह पर हो रही है, इस देश में क्रांति के क्या कारण रहे थे। और इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जब अमेरिका की क्रांति बढ़ा था, तब वहां पर क्या पढ़े थे हम कि जो अमेरिका की क्रांति में सैनिकों का, फ्रांस के सैनिकों का जो सहयोग किया गया है वहां के ब्रिटिश अमेरिकन को, तो वो फ्रांसीसी क्रांति में उनका कंट्रीब्यूशन भी सैनिकों का दिखाई देगा। यहाँ पर उस राष्ट्रीय चेतना के साथ यहाँ पर भी आएंगे। यहाँ देखेंगे कि यार यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, यहाँ राजा की निरंकुशता चल रही है, बोले इसके विरुद्ध आवाज उठानी होगी। तो एक कारण फ्रांस की क्रांति जो हो रही है, इसमें एक कारण यह भी, एक फैक्टर यह भी जो है रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, ये हमने देखो कंट्रीब्यूशन के तौर पर समझा था यहाँ पर कि हम यहाँ पर अभी फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे तो एक पॉइंट ये भी आएगा। दूसरा, और कहां पर हमने यहाँ पर सीखा था फ्रांस की क्रांति को, जब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे, तो याद करो, जब हम हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ रहे थे, तो टीपू सुल्तान ने जैकोबियन का वृक्ष लगाया था अपने यहाँ पर, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। आज चर्चा होगी भैया ये जैकोबियन क्या बला है, कौन सा ये वृक्ष लगाया था? कोई बीज लेकर आया था और यहाँ पर वृक्ष लगा दिया था? नहीं। देखो अभी जानेंगे कि कैसे जैकोबियन एक्टिव हुए थे फ्रांस की क्रांति में। ठीक, तो इतनी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और एक जगह चर्चा हुई थी सप्तवर्षीय युद्ध पर, याद है? भारत के संदर्भ में भी कर्नाटक का युद्ध हुआ था, तो ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने खड़े थे। तो चर्चा कई जगहों पर हो चुकी है। ठीक, और फ्रांसीसी कंपनी भारत में भी आई थी उपनिवेश बनाने। अगर ब्रिटेन शोषण नहीं कर रहा होता, तो फ्रांस शोषण कर रहा होता। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं भाई, आज शुरू करते हैं फ्रांस की क्रांति। अब फ्रांस की क्रांति में पहले कारण समझेंगे, कारण के पश्चात फिर इसका स्वरूप देखेंगे, और किन चरणों में उन स्वरूपों को कैसे क्लियर हो जाएगा, वो स्वरूप पूरा आप स्पष्ट तरीके से समझ जाओगे जब चरणबद्ध तरीके से एक एक स्टेप पर फ्रांस की क्रांति कैसे आगे बढ़ रही है। ठीक है, फ्रांस में होने वाली क्रांति चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ रही है, इसको आज हम देख लेंगे। अंततः फिर कैसे नेपोलियन का उदय होता है, नेपोलियन पर प्रश्न बनाया जा चुका है, तो कैसे फ्रांस की क्रांति से ही नेपोलियन का उदय हो रहा है, और नेपोलियन की कौन सी नीतियां हैं जिसके चलते उसकी पराजय हो रही है। यही सारी बातें हम इस क्रांति के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके क्या कारण थे जिसके चलते राजतंत्रात्मक व्यवस्था को उखाड़ फेंका गया, और उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ स्टेप बाय स्टेप कि फ्रांस की क्रांति में जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों के फलस्वरूप नेपोलियन का उदय होता है, और नेपोलियन की वह कौन सी नीतियां रहती हैं जिसके चलते उसकी पराजय होती है। और फिर इसके बाद पराजय के पश्चात जो वीना कांग्रेस आती है, वीना कांग्रेस हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, इससे जुड़ा हुआ। जब ये अंत करेंगे टॉपिक, तो समझ में आ जाएगा कि वीना कांग्रेस का अस्तित्व कहां से आया। ठीक है, शुरू करें। तो कारणों पर आते हैं। अब फ्रांस भैया देश तो पता ही होगा, फ्रांस जाना, घूमना, घूमने का भी बड़ा मन करता होगा, लेकिन पहले जान लेते हैं इसके इतिहास में थोड़ा सा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत इसकी फ्रांस में होने वाली क्रांति को हम जानेंगे, तो पहले हम ये देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, किस वर्ष घटित हुई। तो 1789 का समय था। ठीक है, जहां पर यूरोप के समक्ष कौन से प्रश्न थे? 4 प्रमुख प्रश्न थे। एक तो राजतंत्र व कुलीन वर्ग के बीच में संबंध कैसा होगा, राजतंत्र और मध्य वर्ग के बीच में संबंध कैसा होगा, कुलीन वर्ग वहां का जो एलीट क्लास है और मिडिल क्लास है, इसके बीच का संबंध, और सबसे नीचे आता है मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का संबंध। तो भैया जो फ्रांस की क्रांति अभी देखी जाएगी फ्रांस की क्रांति के पश्चात जो परिवर्तन होंगे, उन परिवर्तनों में ये ऊपर यानी कि इनकी समस्याएं, चाहे वह कुलीन वर्ग की हो, चाहे मध्य वर्ग की हो, चाहे राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो, ये सारी समस्याएं, ये सारे प्रश्न तो सुलझा लिए गए। एक प्रश्न अधूरा छूट गया, बोले कौन सा? बोले मध्य वर्ग या निम्न वर्ग वाला। ठीक है, मजदूर क्लास
कृषक वर्ग, इनकी समस्याओं को ऐसे ही छोड़ दिया गया। ठीक समझे? तो यहां से एक प्रश्न और उदय होता है कि फ्रांस की क्रांति में जो प्रश्न छूटे रह गए उनका जवाब रूस की क्रांति में मिला। और रूस की क्रांति क्या है? साम्यवादी क्रांति है, मार्क्सिस्ट क्रांति होती है। तो वहां पर मजदूरों के हक की बात की गई, कृषकों के हक की बात की गई। ठीक है, तो यहां से जोड़कर देखो फ्रांस की क्रांति से रूस की क्रांति का भी सवाल पूछा जाता है। लेकिन भैया रूस की क्रांति के सवाल से पहले ये तीन प्रश्न कौन से थे ये तो समझ लो। अब इसके पीछे कारण समझ में आएंगे कि फ्रांस में क्रांति अगर हो रही है तो उसके कारण क्या है। तो कारण हमारा जानने का वही तरीका है, डायमेंशन खोलो, सामाजिक आयाम पर सोचो, राजनीतिक आयाम पर सोचो, आर्थिक आयाम पर सोचो, और कारण हमेशा बताने की कोशिश की जाएगी तात्कालिक। ठीक यहाँ बुद्धिजीवियों का भी हम देखेंगे कि क्या योगदान रहता है। तो अभी हम तात्कालिक घटनाक्रम देखेंगे कि कौन सी घटना हुई ऐसी जिसके चलते ये परिवर्तन हुआ, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले जानते हैं सामाजिक कारण। ठीक है, अब सामाजिक कारण को जानने से पहले फ्रांस के समाज को समझेंगे, उसके सोशल स्ट्रक्चर को समझेंगे। समझे कि नहीं भाई? अपने यहाँ भारत में अगर कोई सामाजिक कारण देख रहे हो, जैसे अगर समाज सुधार आंदोलन देख रहे थे, उसके पीछे जो सामाजिक कारण थे उसमें हम अपने यहाँ के समाज को समझने की कोशिश कर रहे थे ना, कि कैसे हमारी 4 वर्ण व्यवस्था थी हमारे यहाँ पर, उन वर्ण व्यवस्था में कौन से भेदभाव थे। ठीक है, तो उनको दूर करने की बात की जा रही थी। ऐसे ही फ्रांस में जब सामाजिक कारण कैसे कार्य करेगा, ठीक समझते हैं भाई। तो फ्रांस के अगर सोशल स्ट्रक्चर को जान लिया तो सोशल स्ट्रक्चर में यहां पर देखो, ध्यान से देखना, 3 स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है, 3 स्टेट्स हुआ करते थे। पहला जो स्टेट होता था टॉप क्लास पर, इसमें पादरी वर्ग रहता था जिसका संबंध चर्च से हुआ करता था। ठीक है, तो पहले स्टेट पर कौन था? पादरी वर्ग हुआ करता था। सेकंड स्टेट जो हुआ करता था, यहां पर कुलीन वर्ग बैठता था। अब कुलीन वर्ग कौन थे भैया? जो एलीट क्लास हुआ करता था। ठीक है, वो कुलीन वर्ग यहां पर किसमें? सेकंड क्लास में आता है। अब जो थर्ड स्टेट आ जाता है भैया, तो तीसरे स्टेट में ही आपका मध्य वर्ग आता है, जो आज के समय अधिकांश संख्या में मौजूद है। मध्य वर्ग या निम्न वर्ग भी यहीं पर तीसरे स्टेट में ही आता था, तृतीय स्टेट में। ध्यान रखना, फ्रांस का ये हम सोशल स्ट्रक्चर अभी देख रहे हैं। अभी ध्यान से सुनो क्या बताया जा रहा है। इस सोशल स्ट्रक्चर को समझ लिया तो सोशल रीजन समझ में आ जाएगा, क्रांति का यह सामाजिक कारण कैसे बना। अब होता क्या है कि पहले स्टेट पर पादरी वर्ग है, कौन है भैया? पादरी वर्ग है। सेकंड स्टेट पर कौन है? कुलीन वर्ग है। तीसरे स्टेट पर कृषक और मजदूर वर्ग है। अब पादरी जो वर्ग है और जो कुलीन वर्ग है, ये विशेषाधिकार इसको प्राप्त था। विशेषाधिकार किस मामले में? देखो, इसके पास विशेषाधिकार था कर के मामले में। इस पर किसी भी तरीके का इस वर्ग पर, फर्स्ट स्टेट पर और सेकंड स्टेट पर कोई कर नहीं लगता था। ठीक समझो, सोशल स्ट्रक्चर जो था, इन पर कोई कर नहीं था, बोले विशेषाधिकार था। और जो ये तृतीय स्टेट है, तीसरी स्टेट के व्यक्ति हैं, यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, इनको जो है कोई अधिकार नहीं दिया गया था। यानी कि अगर कोई भी राजा अगर कर वसूल रहा है तो किस पर लगाता था? थर्ड स्टेट पर लगाता था। अगर पादरी को कर वसूलने का अधिकार दिया गया है या कुलीन वर्ग को कर वसूलने का अधिकार दिया गया है तो किस पर लगाएगा? यही तृतीय स्टेट के लोगों पर लगाएगा, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या का समूह कहां पर है? बोले यहीं पर है। व्यापार करने वाला वर्ग कहां है? तृतीय स्टेट में है। कृषि करने वाला वर्ग कहां पर है? बोले तृतीय स्टेट में है। तो बस यही कर देता था। और कर का मजा कौन लूटता था? ये प्रथम और द्वितीय स्टेट वाले, और राजा ऊपर बैठता था, राजा। ठीक है, तो राजा भी वसूलता था, उसको भी मजा आती थी। तो भैया एक बात बताओ, जो तृतीय स्टेट के लोग हैं, अब इनके प्रति अगर आप कर बढ़ा दोगे, है ना, अगर इनके प्रति कर बढ़ाने लगोगे आप, तो ये रुष्ट हो जाएंगे। अब यहां से ये भी समझना है, क्या क्रांति को लीड कभी भी, ये समझो आप, फर्स्ट जो पहली स्टेट पर बैठे लोग हैं, द्वितीय स्टेट पर, ये कभी भी लीड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो मिला हुआ है भैया विशेषाधिकार। ठीक है, ये क्यों क्रांति में आगे आएंगे या क्रांति करनी चाहेंगे? तो तृतीय स्टेट का व्यक्ति ही क्रांति करने के लिए आगे आएगा। इसलिए मध्य वर्ग यहां से खड़ा होगा और क्रांति की बात करेगा, राजतंत्रात्मक व्यवस्था को खत्म करने की बात करेगा। क्लियर? समझ में आया कि सामाजिक जो कारण था उसमें विशेषाधिकार वर्ग और विशेषाधिकार विहीन वर्ग मौजूद था, जिसमें सबसे ऊपर था पादरी वर्ग। और पादरी वर्ग के द्वारा देखो टाइथ कर जो है वसूला जाता था। ये टाइथ कर किससे लिया जाएगा? तृतीय स्टेट के लोगों से। और ये उनकी कृषि का जैसे 1/10वां भाग हुआ करता था, जो भी कृषि उपज होती थी उसका 1/10वां भाग रहा करता था। सेकंड स्टेट में कुलीन वर्ग आता था। अब कुलीन वर्ग भी देखो, अभी तक तो विशेषाधिकार मिला हुआ था, लेकिन राजा के स्तर पर हम जानेंगे लुई 14 जैसे ही आता है। ठीक समझो, लुई 14, और लुई 14 की चर्चा कहां पर होती है? लुई 14 ही काल्बर्ट को, याद करो, काल्बर्ट को फ्रांस भेजता है। तो फ्रांसीसी जब कंपनी आती है व्यापार करने के उद्देश्य से, तो लुई 14 के द्वारा ही काल्बर्ट को भेजा जाता है। और फ्रांसीसी कंपनी को हम जानते हैं ना, पूरी तरीके से सरकारी कंपनी थी, क्योंकि लुई 14 तक, समझना बात को, लुई 14 तक जो राजा हुए तो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से शासन को चलाया। यहाँ पर चाहे व्यापार के उद्देश्य से हो, चाहे सामंतों को नियंत्रित करना हो, चाहे जन आक्रोश को नियंत्रित करना हो, इन सभी पर बहुत अच्छे से काम किया था लुई 14 ने। इसके बाद जैसे 15 आएगा, 16 आएगा,
तो ये भोग विलास में एकदम पड़े रहे। जैसे आज ही देखो कि वंशानुगत जो शासन व्यवस्था मिलती है, सत्ता मिलती है, तो सत्ता को आगे के वर्ग जो बच्चे आ रहे हैं वो सब भोगने का काम कर रहे हैं। जिसने वास्तव में जमीन पर काम किया है उन्हों वो अच्छे एक शासक भी रहे, अच्छे नेता भी रहे। ऐसे इधर समझो कि लुई 14 तक तो बहुत बेहतर तरीके से नीतियों का संचालन किया गया, ठीक है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था बनी रही क्योंकि उसने सामंतों को भी नियंत्रित कर रखा था। व्यवसायिक भी स्तर पर देखो एक फ्रांसीसी कंपनी भेज रखी थी उपनिवेशों के लिए, ठीक है, वहां से भी आर्थिक लाभ उसको मिल रहा था। लेकिन 15 और 16 आएंगे तो भोग विलास में पड़ जाएंगे। अब जैसे भोग विलास में पड़ेंगे तो इनको क्या चाहिए होगा, बोले वे एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। अब एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है तो वो एक्सपेंडिचर की भरपाई कहां से की जाएगी, बोले वो भरपाई की जाएगी इनको कुलीन वर्ग के लोगों को कंट्रोल करना शुरू करो। कुलीन वर्ग पर कंट्रोल लगाएगा, फिर बोलेगा टैक्स कौन दे रहा है, बोले तृतीय स्टेट के मिडिल क्लास दे रहा है, कृषि दे रहा है, व्यापारी दे रहा है, बोले इस पर बढ़ा दो टैक्स, ठीक। अब टैक्स यहां पर देखो इसके द्वारा टाइल लिया जाता था, राजा के द्वारा जो टैक्स वसूला जाता था उसको टाइल बोला जाता था, और जो पादरी वर्ग वसूलता था उसे टाइथ बोला जाता था, ठीक, ध्यान रखना इस चीज को। तो अब ये टाइल जो है ये बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि समझो यार इनकम का जरिया तो यही है। इनकम का जरिया क्या है, बोले थर्ड स्टेट से पैसा वसूलो, और जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में जैसे भोग विलास वाले राजा आ जाएंगे 15 और 16, जैसे लुई 15 लुई 16, तो ये तो एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे। और इसके साथ साथ एक चीज और याद रखनी है, कनेक्ट करो अमेरिका की क्रांति से, जब वहां पर फ्रांस की सेना भी वहां पर सक्रिय हो जाएगी, लिप्त हो जाएगी, तो उससे उससे भी तो फ्रांस का जो राजस्व है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो फ्रांस का व्यय यहां से ही बढ़ रहा था, बोले उस व्यय की भरपाई कहां से की जाएगी, भरपाई तो यहीं से की जाएगी ना, फ्रांस तो यहीं से भरपाई करेगी। जैसे ब्रिटेन ने वहां पर जब जो सैन्य व्यय हुआ उसकी भरपाई कहां से की थी, वहीं पर भरपाई की थी ना, याद आया कि नहीं, नौ परिवहन कर लेकर आ गई थी, स्टाम्प शुल्क लेकर आ गई थी आगे, ठीक, भिन्न भिन्न कर लगा दिए थे। तो क्या फ्रांस में बैठा राजा ये शांत रहेगा, फ्रांस में बैठा राजा क्या करेगा, यहाँ थर्ड स्टेट के लोगों पर कर लगाएगा। अब बताओ कुलीन वर्ग यहाँ से नाराज होगा, बिल्कुल होगा। तृतीय स्टेट के लोग नाराज होंगे कि नहीं होंगे, बोले बिल्कुल होंगे। तो 15 और 16 की जो नीतियां थी ये कैसे नाराज कर रही थी, ठीक, अभी सोशल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं हम पूरा। फिर आते हैं मध्य वर्ग। अब मध्य वर्ग और किसान यही वो वर्ग है जो कर देता था सारे के सारे। तो ये किसान पर देखो टाइल भी लगता था, ठीक है, तो ये टाइल जो है राज्य के द्वारा, राजा के द्वारा लगाया जाता था, प्रत्यक्ष कर होता था, सीधा ये राजा के पास जाता था। टाइथ जो होता था पादरी को दिया जाता था, धार्मिक कर था एक तरीके से, 1/10वां भाग हुआ करता था, ठीक है। और कुलीन के द्वारा भी कर लगाया जाता था, कुलीन वर्ग को भी कर आरोपित करने का अधिकार दिया गया था भिन्न भिन्न राजाओं के द्वारा। लुई 16 लुई 14 के द्वारा इन्हें कंट्रोल किया गया था, ठीक। तो ये देखो सामाजिक संरचना थी। अब इस सोशल स्ट्रक्चर को समझ करके क्या नहीं जान पाओगे, सामाजिक कारण अब लिखने को आएगा तो बता दोगे ना कि जो तृतीय स्टेट के लोगों में जो रोष था, जो गुस्सा था, उसके चलते ही ये क्रांति का उदय होगा कि नहीं होगा, है ना। राजतंत्रात्मक व्यवस्था के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे कि नहीं खड़े हो जाएंगे। बात करेंगे रिपब्लिक व्यवस्था की, है ना, गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करेंगे, यहाँ पर संवैधानिक सुधार की बात करेंगे। अभी देखते हैं कैसे करते हैं, पहले कारण एक एक समझते चलते हैं। दूसरा कारण आता है आर्थिक। हम देखो सामाजिक कारण देखे, अब आर्थिक कारण देखते हैं। और लगे हाथ राजनीतिक कारण भी समझ लिया होगा, जैसे यहाँ पर कुलीन वर्ग वर्सेस प्लस मध्य वर्ग वर्सेस राजतंत्र व्यवस्था कैसे बन जाएगी, क्योंकि राजा के स्तर पर जैसे ही लुई 14 आएगा, ठीक है, लुई 14 ने यहाँ पर कुलीन वर्ग के ऊपर क्या कर दिया, आरोपित करना, अपनी शक्ति को आरोपित करना शुरू कर देगा, कंट्रोल करना शुरू करेगा। तो कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग का एक गठबंधन हो जाएगा, गठबंधन की सरकार खड़ी हो जाएगी राजतंत्र के विरुद्ध। तो राजनीतिक कारण भी आप स्पष्ट बता सकते हो। फिर आर्थिक कारण में जब आएंगे तो समझो भाई आर्थिक कारण में होता क्या है, देखो कृषि, आर्थिक कारण में क्या होता है, कृषि और व्यवसाय को हम देखते हैं। अब लंबे समय से होता क्या है, फ्रांस में आर्थिक संकट पैदा हो गया था। आर्थिक संकट क्यों पैदा हो गया था, एक तो यहाँ पर फसल स्वाभाविक तौर पर नष्ट हो रही थी, ठीक है, एक तो यहाँ पर फसल नष्ट हो रही थी मौसम खराब होने के चलते। दूसरा यहाँ पर स्थिति थी अमेरिका से जो वस्तुएं आ रही थी, उन अमेरिका से आने वाली वस्तुओं की आवाजाही पर भी रोक लग गई थी, ठीक है, समझे बात को। एक तो बड़ा उपनिवेश चला गया था, हमने पढ़ा था कनाडा जैसा बड़ा उपनिवेश फ्रांस के यहाँ से निकल गया था। दूसरा जो अमेरिका से आने वाली वस्तुएं थी उनकी आवाजाही पर भी रोक लग जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। सप्लाई जो है ना, यहाँ ध्यान रखना, इकोनॉमी में पूरा काम होता है सप्लाई और डिमांड का। अब देखो सप्लाई के स्तर पर जो है कमियां आ रही हैं, लेकिन इधर राजाओं का तो भैया जो एक्सपेंडिचर है वो तो कम हो ही नहीं रहा है। तो ये सप्लाई बढ़ाने के लिए टैक्सेस बढ़ाएंगे, है कि नहीं, सप्लाई बढ़ाने के लिए टैक्सेस बढ़ाएंगे। अब इनके तहत कार्य करना होगा उनको, और इनके तहत जो कार्य करना होगा उसके चलते इनके विरुद्ध जनता खड़ी हो जाएगी और एक क्रांति के लिए पृष्ठभूमि बन जाएगी, उर्वर भूमि तैयार हो जाएगी। तो ये आर्थिक कारण भी कैसे जिम्मेदार है, क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद बुद्धिजीवियों की भूमिका, आओ इसको समझते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो कैसे अपनी भूमिका दिखाता है। अब ये सब कारणों में ऐसा तो है नहीं कि कोई नया कारण यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, बस
फ्रांस की क्रांति में क्या कंट्रीब्यूशन है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बेसिस पर हम उस आयाम पर फ्रांस में हुई घटनाक्रम को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बुद्धिजीवियों की भूमिका हमेशा कहीं पर क्रांति या आंदोलन हो रहा है, रहती ही रहती है। जैसे भारत के संदर्भ में जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा हमने, तो नहीं हमने प्रेस और पत्र पत्रिकाओं की भूमिका समझे, वहां बुद्धिजीवियों का क्या रोल रहता था नहीं जाने हमने। कैसे रेलवे ने इस भौगोलिक दूरी को कम करके बुद्धिजीवियों की जो राष्ट्रीय चेतना थी, जो उजागर करने का कार्य करते थे, अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने का कार्य किया, प्रसार करने का कार्य किया। नहीं जाने हम लोग, जाने थे ना, तो बोले यही तो यहाँ पर करेंगे। यहाँ भी बुद्धिजीवी क्या काम करेंगे, यहाँ भी बुद्धिजीवी वही आग जल रही है घी डालने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ बुद्धिजीवी को लेकर के दो तरीके के स्टेटमेंट दिखाई देते हैं। एक वर्ग वह है जो कहता है कि देखो, अगर रूसो जैसे विचारक पैदा नहीं होते तो फ्रांस की क्रांति हो ही नहीं पाती। तो ये नेपोलियन का स्टेटमेंट है, अगर फ्रांस में रूसो का जन्म नहीं होता तो क्रांति ही नहीं होती। देखो, ये भी अपने आप में एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एक दूसरा स्टेटमेंट दिया जाता है कि अगर रूसो, मान लो रूसो पालने में ही मर गया होता, ठीक, स्टेटमेंट यह है, अगर रूसो पालने में ही मर जाता तब भी फ्रांस की क्रांति को नहीं रोक पाता, क्योंकि फ्रांस की क्रांति परिस्थितियों के कारण हो रही थी। देखो, यह भी अपने आप में एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, क्योंकि जो समझो यहां पर क्रांति हो रही थी उसमें रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर जैसे जो चिंतक हुए, याद रखना, इनके नाम भी लिख लेना, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, ये नाम तो बहुत महत्वपूर्ण है। रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर, ये कुछ ऐसे चिंतक थे जो फ्रांस की क्रांति में क्या करने का काम कर रहे थे, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। फ्रांस की क्रांति में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना का उदय हो रहा था, राजतंत्रात्मक प्रणाली के विरुद्ध जनता का आक्रोश था, उसको बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात कर रहे थे, समानता की बात करेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करेंगे, मानवाधिकार की बात करेंगे, प्राकृतिक न्याय की बात करेंगे। कौन करेगा, बोले यही बुद्धिजीवी करेंगे। अब इन्हीं बुद्धिजीवी में रूसो जैसे व्यक्ति का स्टेटमेंट क्या आता है, ये बुद्धिजीवी, देखो इनके स्टेटमेंट से भी समझ सकते हो। इनका कहना था कि प्राकृतिक स्वतंत्रता पर, प्रकृति के न्याय पर काम करना चाहिए। देखो, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। प्रत्यक्ष नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि फ्रांस में क्रांति कर दो। क्या कहेंगे, देखो यार, प्राकृतिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, प्रकृति किसी के साथ जो है क्या नहीं करती, कोई भेदभाव नहीं करती है। तो यहाँ इनका स्टेटमेंट निकल कर आता है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये हमने देखो संविधान में भी हमने यहीं से लिए हुए हैं, फ्रांस से ही। ठीक, तो फ्रांस की क्रांति में ही रूसो जैसे विचारक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार दे रहे हैं। अब बताओ, जो स्वतंत्रता की बात करेगा, समानता की बात करेगा, वो ऐसे राजतंत्रात्मक प्रणाली की बात करेगा। बोले अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बोले फिर, बोले जिसमें योग्यता होगी वही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे विचारक हैं। और मॉन्टेस्क्यू क्या कह रहे हैं, देखो मॉन्टेस्क्यू की बात समझना, उनका स्टेटमेंट समझना क्या है। मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत देखते हो ना, कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका में अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो ये विचार मॉन्टेस्क्यू के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया यही क्रांति के दौरान। इसमें बोला गया कि देखो, शक्ति जो है किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए, इसमें बंटवारा होना चाहिए, तभी डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था है वो स्थापित की जा सकती है। अब बताओ भैया, ये सेपरेशन ऑफ पावर जो स्टेटमेंट है भले दिया जा रहा है, लेकिन इसका जनता जो विरोध कर रही है, ये भी तो यही चाहती है ना कि एक राजा यानी कि लुई 16 के पास में जो शक्तियां सारी बनी हुई हैं, जिसके चलते कुछ भी उठाकर कर लगा दे रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो बताओ, ये बुद्धिजीवी वर्ग जो है, क्या क्रांति को एक तरीके से अपने अंतिम चरण में ले जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो बोले इनकी भूमिका, केवल इनकी भूमिका है, यह भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इनकी कोई भूमिका नहीं है, यह भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो हम संतुलित तरीके से कैसे सोचना है, समझ गए। ठीक, तो ऐसे बुद्धिजीवियों की भूमिका पर अगर स्टेटमेंट आता है तो आपको उसको ऐसे ही डील करना है। क्लियर। अब आते हैं तात्कालिकरण पर। देखो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और हमने समझ लिया यहाँ पर जो बुद्धिजीवियों की भूमिका रहती है। ठीक, तो अब ये सारे कारणों के पश्चात तात्कालिक, तुरंत के तुरंत ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ, यानी कि 1789 में जो क्रांति हो रही है, इसके पीछे ये सारे कारण हमने देखे जिम्मेदार रहते हैं। लेकिन एक कारण आपको लिखना होता है, तात्कालिक कोई घटनाक्रम होता है ना, जैसे 57 का जब विद्रोह हम देखे थे, तो उसके पीछे कई कारण जिम्मेदार थे। ठीक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब कारण देख लिए थे हमने, आर्थिक कारण, ब्रिटिश की नीतियों के चलते जो भी नीतियां थी वो सारे जिम्मेदार थे। लेकिन कोई तो तात्कालिक कारण था, घटनाक्रम हुआ था। जैसे मंगल पांडे ने जो जो फांसी दी गई थी, मंगल पांडे के द्वारा जो हत्या की गई, उसके बाद जो फांसी दी गई उन्हें, उसके बाद मेरठ के सैनिकों के द्वारा जो विद्रोह किया गया, तो ये सारा घटनाक्रम क्या था, तो ये सारा घटनाक्रम तात्कालिक कारण में हमेशा चर्बी वाले कारतूस को बताया जाता है। तो ऐसे ही यहां पर समझना होगा कि फ्रांस की क्रांति में, देखो कनेक्ट करके इसलिए बता रहे हैं कि आपको चीजें बढ़िया से तैयार हो जाएंगी फ्रांस की क्रांति की। ठीक है, जितनी चीजें कम से कम आती हैं उसके बेस पर यहाँ तैयार करने के टॉपिक कोशिश करो, तो कभी भी आप ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें आपके दिमाग में घुसती हैं, और ऑर्गेनाइज तरीके से एक बार चली गई तो फिर आप कभी भी भूलोगे नहीं, आप बढ़िया से फ्लो के साथ में अपना आंसर लिख के आओगे कारणों पर जब भी लिखना होगा। अब तात्कालिक कारणों में जैसे घटनाक्रम क्या होता है जानते हैं। देखो, 3 स्टेट हमने देख लिए थे, अब वही 3 स्टेट को आओ देखते हैं यहाँ पर फिर से। 3 स्टेट में पहला स्टेट
दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट। ये तीनों स्टेट में पहले स्टेट पर पादरी, दूसरे स्टेट पर आपका कुलीन वर्ग, तीसरे स्टेट पर कृषक और मध्य वर्ग मौजूद था। ठीक है, अब ये तीनों स्टेट ऐसा चाहेंगे कि आओ एक बैठक करते हैं। तो उस बैठक के लिए क्या बोलेंगे, बोलेंगे अब हम एक काम करेंगे कि एक ऐसी व्यवस्था लाते हैं जिसके चलते जो यार ये अलग अलग तरीके से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है या कर बढ़ाया जा रहा है, सभी परेशान थे, चाहे पादरी वर्ग हो, चाहे कुलीन हो, चाहे नीचे तृतीय स्टेट के लोग हों। ठीक है, ये सभी परेशान थे। अब बोले ये सभी परेशान थे, इसके चलते ये कहेंगे चलो स्टेट जनरल, ये तीनों जब एक साथ, इनमें से कुछ इनके प्रतिनिधित्व होते थे, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उन रिप्रेजेंटेटिव को जब भेजा जाता था तो बैठक जो होती थी तो उसे स्टेट जनरल की बैठक बोलते थे। ठीक, ध्यान से सुनना। तो वह स्टेट जनरल की बैठक होगी। बेसिकली इसका सिंबॉलिक रीजन ये होता है कि ये बैठ करके बात करेंगे और एक ऐसी व्यवस्था निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसा समाधान खोजने की कोशिश करेंगे कि जो ये शोषण हो रहा है हर स्टेट पर एक संतुष्टि बन जाए। मामला यहाँ पर फंसता कहां हुआ है, देखो मामला फंसता ऐसे है कि यहाँ बात की जाएगी, फर्स्ट स्टेट के लोग कहेंगे देखो हमारा एक वोट होगा, अगर कोई भी निर्णय लिया जाएगा उसमें हमारा भी एक वोट होगा, सेकंड स्टेट वाले कहेगा हमारा एक वोट होगा, थर्ड वाला कहेगा हमारा एक वोट होगा। बोले अच्छा भाई, तो एक एक सबको अगर बराबर वोट दिया जाएगा, सबके वोट का यानी कि कोई भी निर्णय लेना होगा सभी को बराबर इक्वल वोट दिया जाएगा, तो तीसरे स्टेट वाले लोगों का मूड खराब हो जाएगा। बोले ऐसा तो है नहीं यार, देखो तुम दोनों वर्ग क्या है ऊपर वाले, तुम्हारे दोनों के पास तो विशेषाधिकार है, तो तुम लोग तो हमेशा एक साथ एक मत खड़े हो जाओगे, उसमें हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि जनसंख्या के आधार पर वोटिंग राइट्स होने चाहिए, यानी कि वोट कैसे डिसाइड होगा, तीनों स्टेट का वोट डिसाइड होगा उनकी जनसंख्या के आधार पर। तो यहाँ पर भैया ये दोनों नहीं मानेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बताया ना कि ज्यादातर जनसंख्या, ज्यादातर लोग कहां पर थे, तृतीय स्टेट के लोग थे, है कि नहीं। तो बोले बस यहीं पर मतभेद पैदा हो जाएगा, तो फर्स्ट और द्वितीय जो स्टेट है ये साथ में नहीं खड़े होंगे, तो तृतीय स्टेट यहां से ही गुस्सा होकर के कहां चले जाएंगे, टेनिस कोर्ट में जाकर के बैठक कर देंगे। ठीक, अब जैसे ही टेनिस कोर्ट में बैठक होगी और वह टेनिस कोर्ट की बैठक जो है बोल देंगे फ्रांस के लोगों का यही जो बैठक है तृतीय स्टेट के लोगों की यही प्रतिनिधित्व कर रही है, यानी कि असली रिप्रेजेंटेटिव कौन है, बोले फर्स्ट और सेकंड वाले नहीं, तृतीय वाले हम लोग, और उसको ही वो नेशनल असेंबली घोषित कर देंगे। ठीक, समझना, कहानी समझ रहे हो पूरी, ये फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण है। ठीक, तो बोले देखो पहले और द्वितीय स्टेट वाले तो परेशान चल ही रहे थे, ठीक है, तो बोले देखो हटो तुम जाओ, हम बैठते हैं, आओ टेनिस कोर्ट में बैठते हैं, चल के वहां बैठेंगे और जो वो बैठक होती है उसको राष्ट्रीय असेंबली, नेशनल असेंबली घोषित कर देंगे। और राजा के द्वारा, मजेदार बात यह है कि जो उस समय राजा था लुई 16, उसके द्वारा इस राष्ट्रीय असेंबली को मान्यता दे दी जाएगी। बस भैया जैसे ही मान्यता मिलती है और वो मान्यता मिलते ही समझ में आ जाएगा कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था कितनी कमजोर हो चुकी है। ठीक, लेकिन यहाँ एक घटनाक्रम हो जाता है, घटनाक्रम होता है बास्तील के पतन का। होता क्या है कि जैसे ही यहाँ तृतीय स्टेट के लोगों को पता चलता है कि राजा इस बैठक को या तृतीय स्टेट के लोगों को दमन करने, क्योंकि राजा के साथ में फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग मिल जाएंगे जाकर के। अब जैसे ही राजा, यहाँ समझ में आएगा कि मिडिल क्लास को ये लगेगा कि राजा जो है अपने सैनिकों के माध्यम से दमन करना चाहता है इनका। तो अब दमन करने की न्यूज जैसे ही फैलती है तो बास्तील का किला होता है फ्रांस में, ठीक ध्यान रखना, तो बास्तील का जो किला होता है वहीं पर जेल खाने से सरकारी शस्त्रागार जो रहते हैं उनको भी लूट लिया जाएगा। तो प्रतीकात्मक तौर पर यहां सिंबॉलिक तरीके से ये मैसेज चला जाता है कि तुम्हारी राजतंत्रात्मक निरंकुशता का अंत हो चुका है। ठीक है, समझे। तो अब इस निरंकुशता का अंत यहां से जो शुरुआत होती है, जो बास्तील के पतन की घटना होती है, यहीं से शुरुआत हो जाती है फ्रांस की क्रांति की। और 1700 देखो 89 1789 में यह घटनाक्रम पूरा हो रहा है और 89 में शुरुआती चरण जो होता है फ्रांस की क्रांति को हम देखो स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से समझेंगे। शुरुआती जो चरण होगा संवैधानिक राजतंत्र का होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो राजा का यहाँ पर नेशनल असेंबली को समर्थन दे दिया गया है, तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि संविधान निर्माण करो और संवैधानिक राजतंत्र, इसलिए चूंकि राजा का भी समर्थन मिला हुआ है। तो पहला जो चरण है वो 1789 से 1792 का है, ध्यान से समझना, उसे बोला जाता है। दूसरा, यहां से क्रांति का स्वरूप भी समझ में आ जाएगा कि शुरुआती दौर में मध्य वर्ग के हाथों में था, मध्यवर्गीय स्वरूप था, तो इसमें संवैधानिक राजतंत्र क्या था, तो मध्य वर्ग इसको लीड कर रहा था। घटनाक्रम में बास्तील का पतन होता है, यहां से राजतंत्रात्मक जो निरंकुशता है इसको खत्म करने की बात की जाती है। अब बात आती है मध्य वर्ग क्या चाहेगा भैया, इसके साथ में देखो निम्न वर्ग भी खड़ा हुआ है, बोले सामंतवाद का अंत किया जाएगा। और सामंतवाद खत्म होगा कैसे, यहाँ के संविधान के द्वारा यह तय किया जाएगा कि अब सामंतवाद का यहां से 1789 से अंत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर व्यक्तिगत और नागरिकों के अधिकारों की बात की जाएगी, यानी कि सिटीजन के राइट्स की बात की जाएगी। मामला यहाँ पर क्या फंस जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात की जाएगी, जिसकी बात मॉन्टेस्क्यू कर रहे थे। तो ये सारी बातें एक बार और ध्यान से समझना। समाज सुधार पढ़ते हैं हम लोग, भारत में समाज सुधार, उस पर क्या आलोचना की जाती है कि ये मध्य वर्ग की ही सारी मांगे रख रहा था। ठीक है, ये ज्यादातर मांगे जो रखी जाएंगी मध्य वर्ग की रखी जाएंगी, निम्न वर्ग की मांगे, मजदूर वर्ग की मांगे, वहां पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बस ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। क्रांति का शुरुआती चरण, बोले हाथ किसके हाथ में, लीड कौन कर रहा, बोले मध्य वर्ग। तो बोले मांगे कौन सी होंगी, मांगे भी सारी मध्य वर्ग वाली होंगी। कौन सी? बोले सभी नागरिकों को अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है,
सभी सामंतवाद जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, तो शक्ति के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर पर बात करनी चाहिए। लेकिन मामला यहाँ फंस गया। देखो मिडिल क्लास की जो थॉट था, जो सोच थी, एलीट क्लास के साथ मिल रही थी। कैसे पता चला? संविधान में एक प्रावधान किया गया राइट टू वोट का, लेकिन यहाँ सक्रिय और निष्क्रिय नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया। बस दूसरे चरण की शुरुआत कैसे होती है, कैसे जैकोबियन जो है जग जाएगा। जैकोबियन देखो अभी सो रहा है, लेकिन जैकोबियन कैसे एक्टिव होता है अभी फ्रांस की क्रांति में समझ में आएगा। यहाँ पहले चरण में जब सुधार किए जा रहे थे, राजतंत्रात्मक व्यवस्था यानी कि खत्म की जा रही थी, थियोक्रेसी खत्म करके आप डेमोक्रेसी लाने की बात कर रहे हो, यहाँ पर आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कर रहे हो, तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में कई सारे रिफॉर्म्स तो कर दिया आपने, फ्यूडलिज्म खत्म कर दिया आपने, ठीक है, सिटीजन राइट्स की बात कर रहे हो, नए संविधान की बात कर रहे हो, सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हो, राइट टू वोट की बात क्यों नहीं कर रहे हो? राइट टू वोट में क्या कह रहे हो? अगर आपके पास इतनी संपत्ति है, एक डेडलाइन लगा दी, तो आपके पास अगर संपत्ति है उससे जोड़कर ही यहाँ पर राइट टू वोट दिया जा रहा है, तभी आप वोट देने के अधिकृत हो, वोट देने का तभी आपके पास राइट है। अगर आपके पास संपत्ति नहीं है तो आपके पास वोट देने का कोई अधिकार नहीं। क्या मतलब है? तुम गरीब हो तो तुम वोट नहीं दे सकते हो। यहाँ ये स्थापित करने की कोशिश की गई। यहाँ गुस्सा किसको आएगा? बोले वही जैकोबियन वर्ग को, ठीक है। अब यहाँ देखो सक्रिय हो रहा है, एक्टिव हो रहा है जैकोबियन वर्ग। जब दूसरा चरण शुरू होगा 1792 से 94 तक, तो यहां पर निम्न वर्ग को ये लगेगा, देखो निम्न वर्ग की बातें छोड़ दी गई थी। शुरुआत में क्या समझाया था कि 3 प्रश्नों को सुलझा लिया गया, कुलीन वर्ग के भी, मध्य वर्ग के भी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था के भी। ये तीनों प्रश्न तो सुलझ गए। एक प्रश्न नहीं सुलझा था, मजदूर और कृषक, क्योंकि ज्यादातर संपत्ति विहीन ही थे, किसान और मजदूर। बोले इनका प्रश्न जब नहीं सुलझाया जाएगा तो यही दूसरे चरण के रूप में उग्र गणतंत्रवाद दिखाई देगा, यानी कि जहां पर निम्न वर्ग का नियंत्रण होगा। और अब जैकोबियन सक्रिय हो चुके हैं, यही वो जैकोबियन है। अब समझ में आएगा। देखो अब जैकोबियन जैसे ही सक्रिय होंगे तो ये क्या मांग करेंगे? ये सीधी सी मांग करेंगे, जन सामान्य के हितों को आगे रखेंगे। बोले तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी जो भी मांगे नहीं मानी गई हैं, हम तुमको राइट टू वोट दिलाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। कौन है तुम्हारे साथ? बोले जैकोबियंस तुम्हारे साथ में हैं। अब जैकोबियन खड़े होंगे तो बुर्जुआ जो नेतृत्व वाली सरकार है उसके विरुद्ध खड़े होंगे और जन सामान्य को साथ में लेकर के खड़े होंगे। जैसे यहां समझो, आपको यहां उग्र गणतंत्र में किसका स्वरूप दिखाई दे रहा है? बोले मार्क्सिस्ट का, साम्यवादी सरकार को नेतृत्व करते हुए यहां पर दिखाई दे रही थी। तो अब जैकोबियन के द्वारा राजतंत्रात्मक व्यवस्था खत्म की जाएगी और गणतंत्र की घोषणा कर दी जाएगी, ठीक है। यहीं पर एक नेता होता है रॉबस्पियर। अब इस रॉबस्पियर से ही मिडिल क्लास डरेगा। यहाँ पर जो सामंत वर्ग वाले व्यक्ति थे, जो भूस्वामी वर्ग था, ये सारा किससे डरेगा? रॉबस्पियर से डरेगा। देखिए ये इसके दिमाग में यही जाएगा भाई, यहाँ पर लोगों के दिमाग में क्या जाएगा कि अगर रॉबस्पियर के द्वारा शासन स्थायी रूप से स्थापित कर दिया गया तो फिर जो संसाधन है, जो हमारे पास अभी रिच संसाधन है, इन सारे संसाधनों पर सभी का अधिकार हो जाएगा। जैसे ये बात करते थे, क्योंकि ये जन सामान्य की बात कर रहे हैं, ये रिसोर्सेज पर कुछ ही वर्ग का अधिकार नहीं होना चाहिए, सभी को राइट टू वोट मिलना चाहिए। तो ये सारी मांगे थी इनकी, और इन सारी मांगों के चलते देखो सभी को मताधिकार मिलना चाहिए, संपत्ति के अधिकार आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वामपंथी विचारों का यहाँ पर प्रोत्साहन किया गया, सभी को भोजन का अधिकार, चाहे आर्थिक स्वतंत्रता की बात करें, सभी को काम का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक। आम सैनिक भर्ती प्रणाली लागू कर दी गई यहाँ से, और यही आम सैनिक भर्ती प्रणाली का ही परिणाम आगे नेपोलियन भी दिखाई देगा, ठीक है, समझे। तो ये सारे जो सुधार थे, इन सारी मांगों के चलते आप समझ सकते हो कि जैकोबियंस जो है, हालांकि जैकोबियन जो है हिंसा के मार्ग पर चलते थे, ठीक, उग्र थे। उग्र होने के चलते जो हिंसक गतिविधियां हो रही थी, ज्यादा रक्तपात हो रहा था, ज्यादातर निम्न वर्ग के लोग ही इससे मारे जाते थे, और यहाँ पर क्रूर छवि बन गई इनकी। तो बुद्धिजीवी वर्ग जो था वो भी समर्थन नहीं दे रहा था इनको, ठीक, क्लियर, समझ में आया। तो अब ये देखो, ये इनकी कुछ लिमिटेशंस रही, लेकिन इन्होंने कम से कम जिन मांगों को समझा सुना ही नहीं गया, जिन मांगों को दरकिनार कर दिया गया, उन मांगों को रखा गया आगे, ठीक है। जब शुरुआती दौर में यहाँ पर राष्ट्र संवैधानिक राजतंत्र की बात की जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात की जा रही है, तो जिन मुद्दों को नहीं उठाया गया, उन मुद्दों को उठाने वाले थे जैकोबियंस। अब उन जैकोबियंस के कारण ही सभी को राइट टू वोट मिला, जो सुधार किए गए उसके चलते ही सभी को राइट टू वोट मिला। अब यहां से थोड़ा सा मध्य वर्ग, थोड़ा आंख उसकी बड़ी बड़ी हो जाएंगी, और वो कहेगा भाई थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, नहीं तो सत्ता हाथ से चली जाएगी पूरी की पूरी, और यहाँ पर साम्यवादी क्रांति होने के संदेशा है। रॉबस्पियर को यहाँ पर कंट्रोल किया जाएगा, उसका शासन खत्म किया जाएगा, और जो मध्य वर्ग है, यहाँ समझो, यहाँ पुनः से एक नया संविधान बनाया जाएगा, और कार्यपालिक की शक्ति जो है 5 डायरेक्टरेट में निहित कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये 5 डायरेक्टरेट जो है 3-3 महीने के अंतराल पर शासन करते थे, ठीक। अब इनमें होगा क्या, जो राजनीतिक दल थे उनको हतोत्साहित किया जाएगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर क्या होती है, एक संवैधानिक विकास करने की बात यहाँ पर करेंगे ये लोग, कि देखो एक संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम यहाँ पर शासन व्यवस्था को लागू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके यही जो डायरेक्टरेट थे
पूरी फ्रांस की जो राजनीतिक सत्ता है इनके हाथों में केंद्रित होती चली गई। बस यहीं से जनता का मूड खराब हो जाएगा और ये शोषण करना शुरू कर देंगे, जनता का शोषण करना शुरू कर देंगे और जनता के बीच में इनकी लोकप्रियता खत्म होती चली जाएगी और जन आक्रोश बढ़ता चला जाएगा इन डायरेक्टरेट के खिलाफ। ठीक, तो तीसरे चरण में जो उदार गणतंत्रवाद का चरण बोला जाता है, शुरुआती दौर में तो मध्य वर्ग का ही नेतृत्व रहेगा, उसके चलते कुछ सुधार भी किए जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके सत्ता को भोगना शुरू कर देंगे और सत्ता को भोगना शुरू करेंगे तो जनता चाहेगी ना कोई एक मसीहा आए जो हमें इस शोषण से मुक्त कराए। तो वही एक मसीहा जो फ्रांस के अलग अलग फ्रंट पर लड़ रहा था, एक सैनिक, ठीक है, एक सैनिक था, वह था नेपोलियन। बहुत ज्यादा लोगों के बीच में प्रसिद्धि थी उसकी सैनिक के तौर पर, उसकी जो सैन्य कुशलता है उसको चर्चा अक्सर होती रहती थी। फ्रांस के विस्तार में काम कर रहा था ये, तो बोले देखो ऐसा एक मसीहा था जिसको फ्रांस की जनता देख रही थी और यहीं से नेपोलियन बोनापार्ट का जो इंपॉर्टेंस है वो फ्रांस की राजनीति में बढ़ेगा और एक सैनिक से कैसे शासक बनता है आओ इसको समझते हैं। ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्टरेट की जो लोकप्रियता है वो खत्म हो रही थी लोगों में और नेपोलियन को जनता एक मसीहा के रूप में देखने लगी थी। अब नेपोलियन भी यहाँ पर जो बेहतरीन कुशल वक्ता होता है और ये वक्ता भी कैसा होता है, ये राष्ट्रवाद की बात करेगा, राष्ट्रीय चेतना की बात करेगा, बोले फ्रांस को एक महान फ्रांस बनाना है, बोलो फ्रांस माता की जय। ठीक है, तो ऐसे जब नारे दिए जाएंगे तो बोले अच्छे दिन तुम्हारे आने वाले हैं। तो इस संदर्भ में ऐसे जब नारे दिए जाएंगे तो फ्रांस की जनता भी कहेगी हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ भाई, तुम ही चाहिए हमें, है ना, ये लोग तो बहुत शोषण कर रहे हैं हमारा, इन्होंने सब लूट लिया, सब पूरा देश लूट के रख दिया, आओ भैया आओ। तो फिर जैसे ही नेपोलियन की एंट्री होती है, यहाँ से नेपोलियन का उद्भव होता है, क्योंकि बोले देखो सैन्य शक्ति तो है ही और नेपोलियन स्टेटमेंट भी यहीं पर देता है कि यूरोप के अन्य शासक जो है वो तो चलो सत्ता को भोग रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो उदय हुआ है, हमारा उद्भव जो हुआ है युद्ध भूमि से हुआ है, अर्थात नेपोलियन का उद्भव ही युद्ध भूमि से हुआ था। उसकी सैनिक शक्ति और उसके राष्ट्रीय गौरव की ओर जो उसने सैनिक शक्ति थी और राष्ट्रीय गौरव की ओर क्रांति की स्वतंत्रता और समानता से ही उसने उसको मोड़ दिया था। ठीक है, तो बोले नेपोलियन का उद्भव कैसे हो रहा है ये क्लियर हुआ। अब जानते हैं सफल क्यों हुआ, सफलता के कारण अगर देखने हैं तो नेपोलियन के भीतर अद्भुत सैन्य प्रतिभा थी। ठीक, ये तो हम देख ही चुके हैं, भिन्न भिन्न चरणों पर वह जब लड़ रहा था, अलग अलग आयामों पर, अलग अलग क्षेत्रों में जब नेपोलियन के द्वारा नेतृत्व किया गया तो वहां पर नेपोलियन का कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी सैन्य कुशलता से पूरी फ्रांस की जनता प्रभावित थी, तो उसके चलते ही उसने शुरुआती चरण में राष्ट्रवाद का उत्साह पैदा किया। ठीक, राष्ट्रवाद का जब उत्साह पैदा किया जाएगा तो उसमें बोला जाएगा कि तुम सब एक हो जाओ और फ्रांस जैसे राष्ट्र को एक महान राष्ट्र बनाना है, बोले बिल्कुल बनाएंगे। ठीक, उसके चलते उसने आम सैनिक भर्ती से एक बड़ी सेना तैयार कर दी। देखो इस संदर्भ में जब फ्रांस की सेना लेकर आगे बढ़ता था वो, तो एक बड़ी सेना उसके साथ चलती थी, क्योंकि आम जो सैनिक थे उनकी भर्ती शुरू कर देगा सेना में, तो इसका सबका उसको देखो यहाँ पर लाभ भी मिल रहा था। और जिस लाभ के चलते, और लाभ तभी मिलेगा ना जब वो कूटनीतिक स्तर पर यह नीतियां अपनाएगा, तो नीतियां उसने अपना रखी थी, व्यवहारिक दृष्टि देखी जाए उसकी तो बाह्य मोर्चे पर सफल रहता है। आर्थिक उस अगर बाह्य मोर्चे पर देखो आप, अगर ये बताओ, ध्यान से समझना, भारत के संदर्भ में आप लगातार ये बताने की कोशिश करो कि पाकिस्तान से देखो कैसे निपटना है, बांग्लादेश से कैसे निपटना है, तो भारत के भीतर जो चुनौतियां चल रही हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब समस्याएं क्या होती है, किनारे रह जाती हैं, है ना। तो ये सारी समस्याएं जब किनारे रह जाती हैं तो हम बाह्य मोर्चे पर देखते हैं कि भारत को भी एक, अभी हमें भारत के रूप में देखना है, एक महान राष्ट्र बनाना है। ठीक है, इन सब बाहर के जो सस्ते से देश हैं इनको सबको किनारे लगाना है। ठीक, तो ऐसे ही समझो, ऐसे ही फ्रांस के संदर्भ में भी हो रहा था कि बाह्य मोर्चे पर सफलता, वहां पर प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए वो आंतरिक वर्ग संघर्ष को कम कर देता है और फिर नेपोलियन का यहीं से उद्भव होता है और उसको सफलता मिलती है, सभी वर्गों को एक साथ जोड़कर रखता है। और अगर शासन भी कर रहा होता है तो वो ये नहीं कहता है कि हम जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं, हम सारी शक्ति अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, बोले हम रिपब्लिक शासन, गणतंत्रात्मक शासन करेंगे और उसी गणतंत्रात्मक आवरण को, ठीक है, उसी रिपब्लिक जो आवरण है उसको ओढ़कर वो शासन करता है फ्रांस में। क्लियर, तो इसके चलते हमारे पास क्वेश्चन क्या आया था, अब आ जाओ बात करते हैं प्रश्न पर। अगर याद हो तो फ्रांस की क्रांति पर एक प्रश्न आया था कि क्या नेपोलियन क्रांति का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक, देखो यही प्रश्न था और बताओ भैया, ये नोट्स है, ये नोट्स प्रिपेयर किया था पहले ही, तो क्या नेपोलियन फ्रांस की क्रांति का प्रतिनिधित्व कर रहा था, एक तो प्रश्न ये बनेगा। तो अब प्रतिनिधित्व तभी बता पाओगे जब ये पता होना चाहिए कि नेपोलियन ने कार्य क्या किए हैं, क्यों कहा जाता है कि भैया नेपोलियन जो है इस फ्रांस की क्रांति को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन ध्यान रखना है, सोचो, पहले पहले समझना है कि केवल रिप्रेजेंट ये नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं सोचना है। कुछ एक वर्ग है जो यह भी बोलते हैं कि क्या फ्रांस की क्रांति का हंता था, यानी कि नेपोलियन को एक वर्ग है जो क्रांति का हंता देखता है, एक वर्ग है जो कहता है कि क्रांति को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक, अब जो क्रांति को बोलता है रिप्रेजेंट कर रहा था उसको जानते हैं कैसे। वहां पर जैसे एक स्टेटमेंट दिया जाता है, पहला रीजन दिया जाता है कि सामान्य व्यक्ति से शासक के स्तर तक पहुंचना। देखो भैया, पहले क्या होता था, पहले फ्रांस में
पता ही है बुर्वो वंश का शासन हुआ करता था, और वो बुर्वो वंश में जैसे लुई 14, 15, 16, तो राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, वंशानुगत प्रणाली है। लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है, अर्थात ये क्रांति, अब आप समझो ना कि कोई भी रेवोल्यूशनरी ही तो कार्य है ये, बोले रेवोल्यूशनरी कार्य है जहां पर एक आम सैनिक, एक सामान्य व्यक्ति जो है शासक के स्तर तक पहुंच रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, इस क्रांति ने प्रतिभा के रास्ते नया निर्माण किया, फ्रांस का निर्माण किया, ठीक है। तो समझे, तो पहला पॉइंट जो कहता है कि हाँ भैया क्रांति को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें आप इस पॉइंट को समझ सकते हो। दूसरा है कि नेपोलियन के द्वारा कई सारे क्रांति के अनुकूल सुधार किए जाए, जिसमें आप बात करो केंद्रीकरण की, केंद्रीकरण के चलते ही फ्रांस को एक रखा गया, मजबूत रखा गया, जिसमें नेपोलियन के कोड को समझ सकते हो। नेपोलियन कोड के चलते उसने क्या किया, एकीकृत बाजार प्रणाली लागू की। विधि जितने थे, कानून थे ना, जो फ्रांस के भीतर भिन्न भिन्न कानून थे, उन सभी कानूनों को संहिताकरण किया, उसको कोडिफाई किया, और कोडिफाई करके एक समान कानून व्यवस्था लागू की। लोगों के आय व्यय को संरक्षित किया, जिसके चलते जो उसके साम्राज्य में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगा, सामंती व्यवस्था को खत्म किया। तो ये सारे जो कार्य किए जा रहे हैं ना, इसको कह सकते हैं कि नेपोलियन के ये सारे जो सुधार थे, चाहे राष्ट्रीय सुधार हो, राजनीतिक सुधार हो, चाहे आर्थिक सुधार हो, ठीक। आर्थिक स्तर पर उसने क्या काम किया, आर्थिक स्तर पर कृषि के लिए अनुकूल स्थिति है ना, बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित किया। तो ये जो कार्य किए जा रहे हैं, इससे क्रांति का प्रतिनिधित्व करने वाला कह सकते हैं हम नेपोलियन को। फिर सिंहासन रूढ़ जैकोबियन, अब समझो भैया, यूरोपियों के द्वारा तो इसको जैकोबियन ही बोल दिया गया, और एक व्यवस्था अगर बदल रही है पूरी की पूरी, जैसे समझो बात को आप, जो रिपब्लिक व्यवस्था थी, उस रिपब्लिक व्यवस्था से पुनः अगर ये जैकोबियन का, यानी कि सिंहासन रूढ़ जैकोबियन के रूप में ही इसको देखा जाता था, क्योंकि उसी तरीके से यह उग्र गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करता था, जो यूरोपियों के द्वारा बोला जाता था। तो अब ये सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों के चलते इसे क्रांति का रिप्रेजेंटेटिव बोल दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं, दूसरा वर्ग जो है क्या कहता है, कहता है देखो नेपोलियन जो है, इसका उद्भव हो रहा है, मान रहे हैं तुम्हारी बातें सब ठीक है, लेकिन इसने कई ऐसे कार्य किए जिसके चलते, एक सेकंड, हाँ, तो देखते हैं भाई कि राजनीतिक जो इन्हें हत्यारा, नेपोलियन को क्रांति का हत्यारा क्यों कहा जाता है, आओ इसको समझ लेते हैं। पहली बात की जाती है कि नेपोलियन के द्वारा स्वतंत्रता की बात नहीं की गई। बोले फ्रांस के लोगों को स्वतंत्रता, फ्रीडम नहीं चाहिए, क्या चाहिए, बोले समानता चाहिए। यानी कि ये एक तरफ बात तो करता था कि सभी को अपॉर्चुनिटी उनकी योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। लेकिन अगर बात कर दी जाए फ्रीडम की, बोले सभी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, बोले नहीं, स्वतंत्रता की बात नहीं, किसके हिसाब से, हमारे हिसाब से ही सारी नीतियां बनेंगी। तो यहाँ फ्रीडम की बात की जाए तो तुरंत मना करता था, लेकिन अगर इक्वलिटी की बात की जाए तो उस पर ज्यादा बल दिया गया। और बोले अगर यहाँ केवल इक्वलिटी की बात की जा रही है, तो फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता दोनों ही तत्व मौजूद थे। इसी आधार पर फ्रांस में क्रांति हुई थी। बोले एक तत्व तो खा ही गया ये, ठीक, समझे। पहला पहला किस आधार पर बोला जाता है, क्रांति का हत्यारा। दूसरा बात करते हैं कि राजतंत्रात्मक पद्धति को इसने लागू किया, क्योंकि ये अपने आप को बुर्वो शासक, जो लुई 14, 15, 16, इनसे जोड़कर शासन करता था। अब जैसे अपने आप को राजतंत्रात्मक पद्धति से बुर्वो शासकों से जोड़कर शासन कर रहा है, बोले जिस व्यवस्था के विरुद्ध या क्रांति खड़ी हुई थी, तुमने दोबारा वही व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की, अपने आप को अगर जोड़ा वहां पर। दूसरा एक बात है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू करनी थी यहाँ पर, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था का चोला ओढ़कर तुम शासन तो कर रहे हो, ठीक है, जिसने तुम्हें वहां तक पहुंचाया, उसी रिपब्लिक व्यवस्था के चलते ही, उसी गणतंत्रात्मक रिपब्लिकन जो व्यवस्था होती, क्या होती है, हेड ऑफ स्टेट जो है, यहाँ पर आपका वंशानुगत नहीं होता है, बोले उसी व्यवस्था के चलते तुम यहाँ पहुंचे हो शासक वर्ग तक, और उसी का विरोध करते हुए तुम अपने आप को बुर्वो शासकों से जोड़ रहे हो, तो बोले क्रांति के हत्यारे, ठीक, समझना। उसके बाद में बात होती है जब इसको राष्ट्रवाद वर्सेस साम्राज्यवाद पर भी यहाँ पर चोट की जाती है इसके द्वारा। कैसे, फ्रांस के लोगों को मानते हैं, जैसे ये फ्रांस है, अब फ्रांस के लोगों को चलो इनके भीतर राष्ट्रवाद की भावना भर रहा है, लेकिन इधर उधर जहां युद्ध करने के पश्चात जिन राष्ट्रों पर यह अधिकार कर रहा था, वहां पर क्या काम कर रहा था, वहां पर तो सीधा काम कर रहा था, उनमें साम्राज्यवाद का विस्तार कर रहा था। तो ये वहां के राष्ट्रवाद की तो हत्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझे। तो जब वहां के राष्ट्रवाद की हत्या कर रहा है, अपने यहाँ पर राष्ट्रवाद को सक्रिय कर रहा है, तो एक ना एक तरीके से आप क्रांति की हत्या ही तो, क्रांति के हत्यारा ही तो कहलाओगे। बोले देखो, एक तो ये कारण भी मजबूत है, ठीक, एक राजतंत्र वर्सेस गणतंत्र वाला डिबेट है, एक साम्राज्यवाद वर्सेस राष्ट्रवाद वाला, एक स्वतंत्रता के अधिकार पर बल नहीं दिया जाता था, समानता पर मात्र बल। फिर चौथा आता है कि जो तानाशाही प्रवृत्ति इसके अंदर उद्भव हुआ, जिसका जैसे इसके द्वारा देखो बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए गए, आर्थिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कार्य किए गए, मानते हैं, ठीक। नेपोलियन कोड पर कार्य किया, जिसमें विधि के शासन को इसने लागू किया, एकीकृत किया, कोडिफाई किया, बात मान है, सब ठीक है।
लेकिन यह तानाशाही प्रवृत्ति इसके अंदर सक्रिय हुई कि इसका विरोध जब किया गया तो इसने जितना भी विरोधी थे उन विरोधियों का सफाया कर दिया गुप्त पुलिस के माध्यम से। ये दिखाता है तानाशाही प्रवृत्ति को, ठीक है। तो ये सारे जो कारण हैं जो दिए जाते हैं, जो भी आर्गुमेंट दिए जाते हैं, जो क्रांति का हत्यारा बोलते हैं, ये जरूर बतलाना है। अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें सीधा ये कहा गया था कि नेपोलियन जो है क्रांति का प्रतिनिधित्व कर रहा था, रिप्रेजेंटेटिव था। तो वहां पर आपको जब भी बताना है तो वही पॉइंट सारे बताने जो पीछे हमने सीखे। लेकिन अगर आलोचनात्मक परीक्षण करने को आ जाए, एग्जामिन कीजिए, तो भैया कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर रिप्रेजेंट कर रहा था और कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर इसे हत्यारा कहा गया था, दोनों ही स्पष्ट होने चाहिए। और दोनों ही तरीके से अगर प्रश्न पूछ दिया गया, घुमा करके पूछ दिया, प्रश्न की थोड़ी सी भाषा बदल दी, तो भैया अपने पास में एटलीस्ट कंटेंट होना चाहिए, समझ होनी चाहिए टॉपिक पर। तो अब मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी, है ना। तो अब नेपोलियन देखो यहाँ पर उद्भव भी हो चुका है और नेपोलियन के द्वारा कुछ ऐसे कार्य जो किए जा रहे हैं वो, हाँ देखो, जैसे रोम के पोप के साथ में समझौता कर लिया। अब ये भी देखो अपने आप को कहाँ थियोक्रेसी के नजदीक ला रहा है, रिपब्लिक व्यवस्था के अंतर्गत इसका उदय हो रहा है, अपने आप को थियोक्रेसी के नजदीक ला रहा है, ठीक। तो ये सारे जो कार्य किए जा रहे हैं जिसके चलते इसे क्रांति का हत्यारा कहा जाता है। बात करेंगे कि नेपोलियन के द्वारा यूरोप में क्या क्या परिवर्तन किया गया। देखो लगातार युद्ध लड़ रहा था, युद्ध युद्ध लड़ने के पश्चात लगातार फ्रांस का प्रसार हो रहा था, विस्तार हो रहा था। अब उसमें नेपोलियन के द्वारा कई परिवर्तन किए गए। अब उन परिवर्तनों में नेपोलियन का जैसे कोड है, 5 भिन्न-भिन्न कोड रहते हैं। अब बहुत डिटेल से नहीं यहाँ जानना है। यहाँ मेंशन कर दो जब भी अपना आंसर लिखो तो नेपोलियन कोड मेंशन किया, जिसके चलते वहां आंतरिक एकता, समान देखो एकीकृत बाजार प्रणाली लागू हो जाएगी, समान विधि का अधिकार लागू हो जाएगा, ठीक, समान कानून व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसके चलते भिन्न-भिन्न कानूनों के चलते आज भी देखो बहुत सारे कानूनों को उठा करके एक कोडिफाई किया जा रहा है कि नहीं, अलग-अलग बहुत बिखराव है कानून के स्तर पर, इंप्लीमेंटेशन के स्तर पर समस्या आती है तो एक किया जा रहा है। अभी मत समझना कि भैया नेपोलियन, लेकिन यहाँ व्यवस्था समझनी है क्यों किया जा रहा है, कानूनों का सरलीकरण क्यों हो रहा है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर तरीके से चल सके, ताकि प्रशासन व्यवस्था क्या हो सके, बेहतर चल सके। तो वही कार्य नेपोलियन के द्वारा किया गया और यही जो नेपोलियन कोड जब लागू किया जाएगा ना तो इसका प्रभाव आपको आगे इटली और जर्मनी, क्योंकि एक बार चूरन चटा दिया, ठीक, जैसे जर्मनी इटली को एक बार चूरन चटा दिया, कौन सा, यही नेपोलियन कोड आंतरिक एकता का, और फिर दोबारा से अभी क्या होगा, जब वियना कांग्रेस आएगी तो जर्मनी और इटली को तोड़ देगी। अब एक बार चूरन चाट चुके हैं यूनिटी का, फिर कैसे बचने वाले हैं। तो फिर से क्या होगा, इटली का एकीकरण होगा और जर्मनी का एकीकरण होगा। देखा जाएगा जर्मनी में कैसे बिस्मार्क एकीकृत करेगा, इटली में कैसे मेजनी काबूर और गैरिबाल्डी एकीकृत करेंगे। ये अभी आगे पढ़ेंगे सब हम लोग, ये कहानी की तरह समझना है और यहाँ से कनेक्ट करते हुए चलना है। फिर देखो यहाँ पर विभाजित जो इटली और जर्मन क्षेत्र है इसको संगठित करने का कार्य करेगा नेपोलियन, ठीक। तो यूरोप में देखो ये चेंजेस कर रहा है, युद्ध लड़ रहा है, युद्ध लड़ते लड़ते ये सारे कार्य भी कर रहा है, जिसके चलते यूरोपीय जो राज्य हैं, यूरोपीय राज्य इसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और वही जो विरोध है, वही विरोध नेपोलियन को पराजित करेगा। और पराजित करने के साथ साथ अभी वियना कांग्रेस चर्चा में आएगी, ठीक है, और यूरोप की कई शक्तियों को एक कर देगा। इसमें नेपोलियन की अगर विघटन, नेपोलियन की पराजय को अगर समझना है, जैसे अगर आ जाए नेपोलियन की विघटन के कारण क्या रहे, पराजय के कारण क्या रहे, घटनाक्रम अगर आप समझ लो, जैसे नेपोलियन सदैव अपने आप को युद्ध में जो है व्यस्त रखता था। क्यों रखता था, क्योंकि उसका कहना था कि युद्ध भूमि से ही उसका जन्म हुआ है और अगर युद्ध के माध्यम से वो साबित नहीं करेगा अपनी योग्यता को तो भैया कैसे उसको शासक के रूप में फ्रांस की जनता एक्सेप्ट करेगी। इसलिए लगातार युद्ध करता था, लगातार विस्तार करता जा रहा था फ्रांस का। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि यूरोप में जिन जिन देशों को वो विजिट करता चला जा रहा था वो सारे देश तो नेपोलियन के विरोधी हो गए और फिर वो सारे देश तो एक हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि नेपोलियन आगे बढ़ता जा रहा है और पीछे वहीं पर मौजूद जो शासक वर्ग थे, जो उन राष्ट्रों के, वो सारे राष्ट्र एक हो जाएंगे। यही देखो उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था भी एक है, जिसके चलते ये सारी बड़ी बड़े जो यूरोपीय देश हैं ये एक हो जाएंगे। महाद्वीपीय व्यवस्था क्या होती है समझो, ध्यान से समझते चलना, तो उसके चलते आपको विघटन या नेपोलियन का जो विघटन होता है वो समझ में आ जाएगा। बेसिकली महाद्वीपीय व्यवस्था वो थी, जैसे ब्रिटेन आप जानते हो, ब्रिटेन यूरोप के कई अन्य राष्ट्रों से कनेक्ट था, ठीक है, कई अन्य राष्ट्रों से ब्रिटेन जो है अपनी पूर्ति कर रहा था। अब बोले यूरोप जो ये क्या नाम है, नेपोलियन है, ब्रिटेन को पराजित करना चाहता था, डायरेक्ट तो हरा नहीं पाया, तो उसने एक व्यवस्था लागू कर दी जिसे बोलते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था। ठीक, सुनना ध्यान से, महाद्वीपीय व्यवस्था से क्या है, वो कहेगा देखो ब्रिटेन को जो सप्लाई हो रही है ना यहाँ से, क्योंकि ये कॉलोनीज हुआ करती थी यहाँ पर यूरोप की, तो बोले ये जो सप्लाई हो रही है, जो व्यापारिक संबंध है, ये काट दो। तो यहाँ से कट कर देगा, ब्रिटेन की सप्लाई यहाँ से कट करेगा, बोलेगा देखो यहाँ पर हम अपनी व्यवस्था लागू करेंगे। अब अपनी व्यवस्था तो लागू कर दी, लेकिन अब ब्रिटेन यहाँ पर इनकी जरूरतें भी तो पूरी कर रहा था कि नहीं। यहाँ से जो व्यापारिक संबंध थे तो वो कनेक्ट कर कट कर दिए ब्रिटेन के, लेकिन यहाँ की जरूरतें ब्रिटेन तो पूरी कर दे रहा था। ब्रिटेन में कारखाना की समझिए, कारखाना जो इंडस्ट्री थी, जो इंडस्ट्रियल क्रांति थी, यानी कि औद्योगिक क्रांति थी, वो भी तेजी से आगे बढ़ रही थी। बोले चलो भैया यहाँ पर ब्रिटेन जरूरत पूरी कर रहा था, लेकिन अब ये फ्रांस के अधीन आ गए। ये सारे राष्ट्रों पर विजय किसने हासिल कर ली, यूरोप के इन क्षेत्रों पर जब विजय नेपोलियन की हो जाएगी तो उस महाद्वीपीय व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्रिटेन से सप्लाई होती थी खत्म कर दोगे, लेकिन यहाँ सप्लाई आपको देनी भी तो पड़ेगी। बस यही समस्या यहाँ पर आ जाती है। जो महाद्वीपीय व्यवस्था लाया था वो सोच रहा था
कि ब्रिटेन को कमजोर कर देगा। ब्रिटेन यहाँ से कनेक्शन टूट तो गया, लेकिन ब्रिटेन के पास उसकी समझ कमजोर थी, उसके पास उपनिवेश और भी तो थे। भारत भी उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था, अफ्रीकी उपनिवेश उसके पास मौजूद थे, तो अपनी जरूरतें वहां से पूरी कर देगा ब्रिटेन, और करी भी। यहाँ दिक्कत ये हो गई कि भैया जिन क्षेत्रों से कट किया उन क्षेत्रों पे सप्लाई कर नहीं पाया, तो इसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे ये सब और ब्रिटेन के साथ में समझौता कर देंगे। यहीं से वियना कांग्रेस आएगी। ठीक है, समझना बात को ध्यान से। तो नेपोलियन जब युद्ध में नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ेगा तो यही सारे राज्य क्या करेंगे, राष्ट्र एक होकर के एक समझौता बनाएंगे, और समझौते के पश्चात ही नेपोलियन जब वापस आएगा तो पराजित होगा। और वापस कहां से आएगा आओ जानते हैं। सबसे पहले जो क्रांति का आदर्श है और नेपोलियन के साम्राज्यवाद की नीति, इसमें तो विरोधाभास था, जिसके चलते फ्रांस में भी देखो इसके विरुद्ध लोग खड़े हो रहे थे, क्योंकि यह समझ में आ रहा था कि यह जो है गणतंत्र का चोला पहन करके साम्राज्यवाद के आधार पर शासन कर रहा है। क्लियर। दूसरी बात करते हैं कि यूरोप में जो प्रतिक्रिया हुई इसके विरुद्ध। अब यूरोप में प्रतिक्रिया हुई तो उसके चलते यूरोप में जो यूनिटी आई, जो राष्ट्र पराजित होते थे उनके बीच में यूनिटी आएगी। जैसे ब्रिटेन सबसे ज्यादा बोला जाता है कि स्पेन का जो युद्ध हुआ ना, स्पेन की पराजय जो है ब्रिटेन के लिए एक नासूर साबित हुई। कैसे? जैसे यह मान लीजिए फ्रांस है, अब फ्रांस के वेस्ट में ही आपका पड़ जाता है स्पेन। ठीक, ध्यान से समझना। और मैप देख लेना, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो मैप होगा या ज्योग्राफी का मैप है, ध्यान से समझते चलना। इसके ही वेस्ट में है पुर्तगाल। अब पुर्तगाल में होता क्या है, नेपोलियन के द्वारा पुर्तगाल से ब्रिटेन को बाहर करना था। बेसिकली अब ब्रिटेन को ही पराजित करना इसका उद्देश्य था, तो ब्रिटेन को बाहर करना था पुर्तगाल से। बाहर तो कर देता है, वापसी में स्पेन पर भी अधिकार कर देता है, कर लेता है वापस में, और अपने भाई को यहाँ पर शासन व्यवस्था दे देता है। ठीक, लेकिन स्पेन में बार बार यहाँ के शासक के द्वारा, क्योंकि फ्रांस में बढ़ता राष्ट्रवाद, फ्रांस में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था, इसके चलते स्पेन की जनता के द्वारा यहाँ लगातार बार बार विरोध किया जाएगा, और बार बार नेपोलियन को यहाँ पर युद्ध में उलझना पड़ता है, और ये नेपोलियन की सेना यहाँ से कमजोर होती है, भारी क्षति होती है। यही कहा जाता है कि स्पेन में बार बार उलझना ही नेपोलियन के लिए नासूर बन गया, और यह उसकी पतन के लिए भी जिम्मेदार रहता है। तो एक तो स्पेन में उलझना, दूसरा जब रूस का अभियान करता है, तो भैया जब रूस का अभियान करेगा तो कड़ाके की जब ठंड पड़ती है तो मजबूरीवश वहां से सेना को वापस लौटना पड़ता है। तो नेपोलियन यहाँ से 6 लाख सैनिक लेकर जाता है, उधर से वापस में 1 लाख सैनिक लेकर लौट रहा होता है, और रास्ते में भैया जो यूरोप के अन्य राष्ट्र थे, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, प्रशा हो गया, ये सारे राष्ट्र क्या करेंगे, ये सारे राष्ट्र एक होकर के वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को पराजित कर देंगे, और यूरोप छोड़कर नेपोलियन को भागना पड़ा था। ठीक, समझे बात को। नेपोलियन का विरोध किस स्तर तक बढ़ गया था यूरोप के अन्य राष्ट्रों में, और कैसे वाटरलू की जो लड़ाई हुई, उसके पहले स्पेन का जो नासूर, उसके पहले रूस का जो उसका अभियान है, उसके पहले आपको और बताना है कारण क्या, और बताना है उसके आदर्शवादी जो स्टेटमेंट, जो वक्तव्य रहते थे, और उसकी साम्राज्यवादी नीतियों में जो विरोधाभास था, साथ ही साथ जो उसकी सेना थी, एक बड़ी सेना, आम नागरिकों की वजह से जो एक विशिष्ट सेना पैदा की थी, खड़ी की थी, तो वो सेना अब यूरोप की अन्य शक्तियों ने भी स्थापित कर दी थी। तो इस कारण से कहा जा सकता है कि अब सेना के स्तर पर भी यूरोपीय शक्तियों के द्वारा टक्कर दे दी गई थी। ठीक है, समझे बात को। तो क्लियर हुआ कैसे यूरोप में नेपोलियन का पतन हो रहा है। अब हमने पूरी कहानी समझ ली है, फ्रांस की क्रांति से लेकर के नेपोलियन के पतन तक की। अब आओ बिल्कुल चुटकी में एकदम आंख बंद करो और देखो, रिवाइज करो, सुनना ध्यान से। देखो, फ्रांस की जो क्रांति हो रही थी, तो उसमें हमने एक एक कारण को समझा। ठीक, आंख बंद करके सुनना, आंख खोलनी नहीं है। तो फ्रांस की क्रांति हो रही थी, उसमें कारणों के स्तर पर हमने देखा कि कैसे सामाजिक कारण, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक, साथ ही तात्कालिक घटनाक्रम, जो जो आपकी जनरल स्टेट की जो बैठक होती है, उसके पश्चात संविधान जो निर्माण होता है, वहां के उस घटना के चलते ही आपका कैसे नेशनल असेंबली, जो राष्ट्रीय असेंबली बनती है, इसके पश्चात ही क्रांति का शुरुआत हो जाता है। अब क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, फ्रांस की क्रांति शुरू हो गई है यहाँ से भैया। ठीक है, अब होता क्या है कि चरणबद्ध तरीके से कैसे दिखाई देती है, शुरुआती दौर में मध्य वर्ग अब लीड कर रहा होता है, तो मध्य वर्ग अपनी मांगे रखेगा। एक मांग नहीं रखी जाएगी राइट टू वोट की, उसको संपत्ति बेस बना दिया जाएगा, आधार बना दिया जाएगा। अब संपत्ति की मांग को आगे बढ़ेगा, दूसरा चरण आएगा, यहाँ पर जैकोबियन क्लब जो है, जैकोबियन जो वर्ग है सक्रिय हो जाएगा, ये निम्न वर्ग की मांगे रखेगा और राइट टू वोट सबको मिलेगा। फिर भैया देखा जाएगा कि यार जैकोबियन क्लब या एक साम्यवादी ताकत के हाथ में सत्ता जा रही है, संसाधन सभी के पास चले जाएंगे, मध्य वर्ग फिर से एक्टिव हो जाएगा। मध्य वर्ग बोलेगा रुको रुको, एक काम करते हैं, डायरेक्टरेट, 5 डायरेक्टरेट बनाते हैं और सभी को यहाँ पर हस्तांतरित करते हैं सत्ता को। ठीक, डेमोक्रेटिक वैल्यू स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो जो आपका डायरेक्टरेट, 5 डायरेक्टरेट के माध्यम से शासन स्थापित किया जाएगा, उदार गणतंत्रवाद आएगा। ठीक है, यहाँ पर उदार गणतंत्र की स्थापना होगी। पहला चरण कौन सा था? पहला चरण था संवैधानिक राजतंत्र, क्योंकि राजा का समर्थन मिला हुआ था नेशनल असेंबली को। दूसरा उग्र गणतंत्र, उग्र गणतंत्र से डरेगा मध्य वर्ग, तो यहाँ पर उदार गणतंत्र आएगा। ठीक है, अब उदार गणतंत्र के पश्चात जब इनके पास ताकत बढ़ती चली जाएगी, तो अब नेपोलियन को मसीहा के रूप में देखेगी जनता, और नेपोलियन का उद्भव होता है, और नेपोलियन उद्भव के पश्चात फ्रांस का प्रसार भी करेगा, राष्ट्रीय चेतना उजागर करेगा, और इसके बाद धीरे धीरे करके
ये लोगों को पता चलेगा और यूरोप में ही इसके विरोधी पैदा हो जाएंगे, विरोधी खेमा पैदा हो जाएगा, क्योंकि सत्ता बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो विरोधी भी बहुत जल्दी गुट बनते हैं। तो ये बढ़ने के साथ ही नेपोलियन के लिए कैसे यहाँ पर संभालना, यानी कि नेपोलियन के फिर हम सुधार देखेंगे कि क्या क्या सुधार किए गए जिसके चलते उसे क्रांति का जनक कहा गया, क्रांति का प्रतिनिधित्वकर्ता कहा गया, और कौन कौन से ऐसी उसकी नीतियां थी जिसके चलते उसे क्रांति का हत्यारा कहा गया। और फिर अंततः भैया कैसे नेपोलियन का पतन होता है, इसमें हमने उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था को समझ लिया। ठीक है, उसके पश्चात उसके स्पेन के अभियान को, रूस के अभियान को जाने। ठीक, सभी को क्या करना है, हमको जब भी अपना प्रश्न लिखना है तो इन कीवर्ड्स को आपको कोट करना है जब भी अपना आंसर लिखना है। पूरी एटलीस्ट कहानी आपको 10 मिनट में आ जानी चाहिए। फ्रांस की क्रांति देखो, इस 5 मिनट के अंतर्गत पूरी फ्रांस की क्रांति की फ्रेमिंग क्लियर हो गई होगी, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब आओ देखते हैं इससे पीवाईक्यू में क्वेश्चन कौन से आए, क्योंकि ये कथा कहानी जो हमने सुनी है, क्या भैया इससे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे, कि खाली कहानी ही है, तो तभी पता चलेगा ना। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखो भैया प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति समकालिक दुनिया के लिए स्थायी प्रासंगिकता थी। अब स्थायी प्रासंगिकता का क्या मतलब है, देखो बात को समझो। उस समय जो यूरोप के अन्य राष्ट्र थे, ठीक है, यूरोप के अन्य जगहों पर, जैसे एग्जांपल के तौर पर आयरलैंड ही ले लो, ठीक, या ब्रिटेन में ही ले लो, जो संवैधानिक सुधार हुए तो किसके पश्चात हुए, ये फ्रांस की क्रांति के पश्चात ही हुए। आयरलैंड जो है ब्रिटेन से आजाद हुआ किस वजह से हुआ, बोले इसी कारण से हुआ। ठीक है, तो ये स्थानीय स्थायी प्रासंगिकता को आप बता सकते हो कि फ्रांस की क्रांति के पश्चात यूरोप में जो आपके सुधार दिखाई देते हैं, जो आपको क्रांति घटनाएं और अधिक दिखाई देती हैं, रूस की क्रांति में जो यहाँ की क्रांति के पश्चात एक प्रश्न सुलझा नहीं था, उसके चलते जो रूस की क्रांति दिखाई देती है, तो ये सब आपको स्थायी प्रासंगिकता के अंतर्गत इसको स्पष्ट करना है। क्लियर, समझे हैं सब कुछ ना हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पष्ट कीजिए अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने आधुनिक दुनिया की नींव किस प्रकार रखी। अब देखो, अमेरिकी क्रांति के पश्चात जो जो सुधार हम देख चुके हैं, दोनों देख चुके हैं। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात आज की दुनिया में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो बात की गई, गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात की गई, सभी के अधिकार की बात की गई, प्राकृतिक न्याय की बात की गई, ये सब बताना है। और अमेरिकी से आपको संवैधानिक सुधार की बात की जाएगी, जिसने लिखित संविधान दिया यहाँ पर, ठीक है, और ये सारी बातें आपको बतानी है। ठीक, फेडरल स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर की गई। तो ये जो है आधुनिक जो दुनिया है, आधुनिक दुनिया की नींव किस प्रकार रखी अमेरिका की क्रांति ने और फ्रांसीसी क्रांति ने, यही सारी बातें बतानी है हमें। अब अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के स्वरूप, उद्देश्यों में इसके प्रवाह के दौरान बदलाव आता रहा। अब बताओ भाई, इसके स्वरूप में बदलाव कैसे आता रहा। ये जो बदलाव आता रहा ना, ये क्या है, जो चरणबद्ध तरीके से हमने फ्रांसीसी क्रांति का विस्तार देखा, जो आगे बढ़ रही है क्रमबद्ध तरीके से, तो ये जो बदलाव आ रहा है उसके स्वरूप में बदलाव आ रहा है। पहले कौन सा स्वरूप है, संवैधानिक राजतंत्र। दूसरा स्वरूप कौन सा है, उग्र गणतंत्रात्मक। तीसरा स्वरूप कौन सा है, बोले उदारवादी गणतंत्रात्मक। चौथा स्वरूप कौन सा है, बोले चौथा स्वरूप है नेपोलियन का जो उद्भव हो रहा है। ठीक है, पुनः राजतंत्र के करीब गणतंत्र और राजतंत्रात्मक व्यवस्था का मिश्रण यहाँ दिखाई देता है। ठीक, तो यही जो स्वरूप में परिवर्तन है, इसके प्रवाह के दौरान कैसे परिवर्तन हो रहा है, इस पर कमेंट करना है। बताओ, आप बता सकते हो ना। तो देखो, चरणबद्ध तरीके से अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी कहानी अगर आपको स्पष्ट है, घटनाक्रम क्लियर है, तो फिर आपको ये क्वेश्चन टैकल करने में दिक्कत अब नहीं आएगी। फिर है, नेपोलियन क्रांति का पुत्र था, साथ ही उसने क्रांति की हत्या भी की। ये देखो, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, और अब की बार पीसीएस में क्वेश्चन क्या आया है, ये नेपोलियन जो है क्रांति का प्रतिनिधित्व कर रहा था। 2024 का ही प्रश्न है, इसी से पूछा गया है। और भैया कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते हो क्या इससे, इस तरीके की, ठीक, कि ये पूरा का पूरा सीधा प्रश्न उठा करके पूरा ही पूछ दे। अभी तो क्रांति का पुत्र था या क्रांति को प्रतिनिधित्व कर रहा था, यही पूछा है। अब पूरा पूछ दे क्रांति का हत्यारा भी था। ये बताओ, ये दोनों आयामों पर हमने पॉइंट सारे सीखे कि नहीं। इन्हीं पर तो हम टैकल कर रहे थे, लेकिन हमने पूरी कहानी के दौरान सीखा है इसको। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार इसको डील करो भैया, जैसे लिखना है। ठीक, समझे, वही पॉइंट से लिखने हैं आपको उठा करके। एटलीस्ट कंटेंट तो हो दिमाग में, यहाँ पर होना तो चाहिए कंटेंट की, लिखना क्या है। अब वहां बहुत सारी बातें अपने शब्दों का भी प्रयोग करना होता है, भाषाई स्तर पर वहां आपको अपनी भाषा शैली का भी प्रयोग करना होगा। ऐसा तो है नहीं पूरा एकदम कॉपी पेस्ट कर दोगे। तो बस चलो फिर लेक्चर को खत्म करते हैं, फ्रांस की क्रांति, और पूरा खत्म करेंगे। टेंशन नहीं लिया करो, एकदम तनाव नहीं लिया करो। ठीक है, चलो फिर आज का लेक्चर कैसा लगा बताना। फ्रांस की क्रांति मजा आया कि नहीं। धन्यवाद।